नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजू न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। बाबर आजम पर गिरी गाज, वर्ल्ड कप की हार के बाद कप्तानी छोड़ने पर हुए मजबूर, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान की टीम का बुरा हाल है। टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच हारने से बाबर आजम की टीम आखिर तक नहीं उबर पाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले दौरे से ही शर्मनाक हार के साथ विदा हुई है। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वतन वापस लौटने ही कप्तान बाबर आजम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भारत में खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के बाद भूचाल आ गया है। टूर्नामेंट के दौरान टीम के मुख्य चयनकर्ता इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दिया था। विश्व कप से बाहर होने के साथ ही गेंदबाजी कोच मोर्ने मार्कोल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पूरी चयन समिति को ही बर्खास्त कर दिया। अब सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम ने तीनों ही फॉर्मेट के कप्तानी के पद से छोड़ने की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की है। प्रधानमंत्री ने जारी की पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त, करोड़ों किसानों के खाते में पहुंचे 2000 रुपए। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थी किसानों को 2-2 हजार रुपए की 15वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर झारखंड में किसानों को ये बड़ा तोहफा दिया है। किस्त को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दिया गया। आपको बता दें कि किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जो इसके पात्र हैं। इस बार 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की किस्त भेज जाएगी। दरअसल पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त 8.5 करोड़ किसानों के खाते में भेजी गई थी। इसके तहत 17,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उससे पहले यानी कि 13वीं किस्त के लिए 16,800 करोड़ रुपए जारी हुए थे और इस बार तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए जारी होने की उम्मीद है। अब तक 2,62,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत किसानों को दिए जा चुके हैं। म्यांमार में हिंसक झड़प, चरमपंथी ग्रुप ने सैन्य शिविर कब्जाया, 45 जवान भागकर मिजोरम पहुंचे। म्यांमार के चीन राज्य में मिलिशिया समूह पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा एक सैन्य शिविर पर कब्जा करने के बाद 2 और जवान भागकर मिजोरम पहुंच गए। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी की तरफ से ये बताया गया है कि अब तक म्यांमार के कुल 45 जवान भागकर मिजोरम आ चुके हैं। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि केंद्र के निर्देश के अनुसार जवानों को असम राइफल्स को सौंप दिया गया है और उन सभी को भारतीय रक्षा अधिकारियों ने हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले म्यांमार के 39 जवान मिजोरम में दाखिल हुए और फिर सोमवार की शाम को पूर्वी मिजोरम के चम्फाई जिले के सीमावर्ती गाँव जोखावथर के निकटतम पुलिस थाने में पहुंचे और फिर 39 जवानों को असम राइफल्स ने एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बाकी अन्य 6 जवानों को भी अब सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इमरान समर्थकों पर सैन्य अदालतों में मुकदमों की तैयारी, प्रस्ताव के विरोध में हुआ हंगामा। पाकिस्तान में 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के कई सांसदों ने सैन्य अदालतों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसको लेकर सांसदों ने सीनेट में प्रदर्शन किया। और बता दें कि खबरों के मुताबिक सांसदों ने इस प्रस्ताव को तत्काल ही वापस लेने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने 23 अक्टूबर को सैन्य अदालतों में आम नागरिकों पर मुकदमों को निष्प्रभावी करार दिया था और अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि 9 मई के हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों के मामलों में सुनवाई सामान्य फौजदारी अदालतों में की जाए। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने आदेश में ये फैसला सुनाया था कि सैन्य अधिनियम के तहत गिरफ्तार 102 आरोपियों पर फौजदारी अदालतों में मुकदमा चले। अमेरिका व चीन का जलवायु परिवर्तन रोकने की कोशिशों को तेज करने का वादा। खबर है कि चीन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर होने वाली बैठक से पहले इस समस्या के समाधान के लिए तेजी से कदम उठाने का वादा किया है। दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक की पूर्व संध्या पर जारी किए गए संयुक्त बयान में घोषणा की गई है। यह बैठक अमेरिका और चीन के तनावग्रस्त संबंधों को स्थिर करने के उद्देश्य से हो रही है। दुबई में 2 सप्ताह के भीतर संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर होने वाली बैठकों से पहले दुनिया के 2 सबसे अधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जकों के बीच सहयोग को काफी अहम माना जा रहा है।
युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकले 1000 से ज्यादा भारतीय एमबीबीएस छात्रों के लिए उज्बेकिस्तान बना मददगार, फिर से शुरू की पढ़ाई। युद्ध प्रभावित यूक्रेन से 2021 में सुरक्षित निकाले गए सैकड़ों भारतीय एमबीबीएस के छात्रों ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है और उज्बेकिस्तान के एक अग्रणी चिकित्सा विश्वविद्यालय में नया शैक्षणिक जीवन शुरू किया है। उज्बेकिस्तान में समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यूक्रेन के 1000 से अधिक भारतीय मेडिकल छात्रों को यूक्रेन में भारतीय दूतावास द्वारा यह पूछे जाने के बाद समायोजित किया है कि क्या प्रभावित छात्र स्थानांतरित किए जा सकते हैं। दरअसल समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर जफर अमीनोव ने कहा कि जब युद्ध छिड़ गया तो भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क किया और ये पूछा कि क्या प्रभावित छात्र स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हमने ऐसे छात्रों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया और फिर अंततः हमने ये निर्णय लिया कि उन्हें समकक्षता प्रदान करने के लिए एक सेमेस्टर पहले नामांकित करना एक व्यवहार्य विकल्प होगा। फिर हमने स्थानांतरण की सुविधा के लिए एक टीम गठित की और इन छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था भी की। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए 30 और भारतीय शिक्षकों को नियुक्त किया है कि उच्चारण संबंधित कोई समस्या न हो। हमास के आतंकवादियों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग देने वाला था ईरान। इजरायली सेना ने गाजा के जब्त किए सबूतों के बाद किया दावा। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर अप्रत्याशित हमला कर दिया था और अब इजरायली सेना का कहना है कि इसके पीछे ईरान का हाथ था। दरअसल इजरायली सेना को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कि हमले में ईरान के शामिल होने के सबूत दे रहे हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर ही इजरायली सेना ये कह रही है कि ईरान ने हमास को मदद की थी ताकि वह अपने हथियार खुद बना सके। तो वहीं दूसरी तरफ हमास के आतंकवादी हमले से इजराइल में 1400 नागरिकों की जान चली गई थी, जबकि 224 नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के ठिकानों पर लगातार हमले किए और फिर जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया। बता दें कि CNN की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इजरायली सेना को हमास के एक ट्रक से कंप्यूटर बरामद हुआ है जिसमें कई अहम दस्तावेज मिले हैं और ये सबूत के तौर पर इजराइल दिखा रहा है कि हमास के सैन्य कमांडर ने ईरान की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, भौतिकी और टेक्नोलॉजी का अध्ययन करने के लिए हमास के लड़ाकों के स्कॉलरशिप देने की मांग की थी। गाजा में फ्यूल खल्लास, यूएन ने इजराइल को चेताया, कहा हालात बद से बदतर होंगे और लोग मारे जाएंगे। खबर है कि इजराइल हमास की लड़ाई के 1 महीने से भी ज्यादा समय का बीत चुका है। कई दिनों से गाजा के मुहाने पर खड़ी हुई इजराइल फोर्स IDF ने ग्राउंड लेवल पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अब खबर आई है कि सेना ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमला करके वहां चल रहे संदिग्ध हमास कमांड सेंटर को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं यूएन ने चेताया है कि सारी सप्लाई लाइन काटने के बाद गाजा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। उसने दोनों ही पक्षों से युद्ध विराम करने की अपील की। यूएन की रेस्क्यू ऑपरेशन एजेंसी ने कहा है कि बीते 7 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा में फ्यूल सप्लाई पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके बाद हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। करीब 20 लाख से ज्यादा लोग गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए चीख रहे हैं। 7 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा में फ्यूल सप्लाई पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके बाद हालात वहां पर बेहद ही खराब हो गए हैं। करीब 20 लाख से ज्यादा लोग गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए तरस रहे हैं। पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी लड़की संग रहना लिव इन रिलेशनशिप है या नहीं, इस पर हाईकोर्ट की ये अहम टिप्पणी। बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है और कहा है कि पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी महिला के साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं हो सकता। एक मामले की सुनवाई करने के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अपनी पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी महिला के साथ एक व्यक्ति के वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन जीने को लिव इन रिलेशनशिप या शादी जैसा संबंध नहीं कहा जा सकता है। दरअसल जस्टिस कुलदीप तिवारी की एकल पीठ ने पंजाब के एक कपल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिससे महिला के परिवार के सदस्यों को शिकायत है और उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला अविवाहित है, जबकि पुरुष विवाहित है और तनावपूर्ण संबंधों को लेकर अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। हड़ताल, हरियाणा में रोडवेज कर्मियों ने किया चक्का जाम, नहीं चली बसें, यात्री बेहाल।
हरियाणा में रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी और चक्का जाम किया गया है। दरअसल अंबाला बस स्टैंड में रोडवेज कर्मचारी राजवीर की हत्या के बाद सभी कर्मियों ने चक्का जाम कर दिया है। राजवीर के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए रोडवेज के साझा मोर्चा ने बसें न चलाने की घोषणा की है, तो वहीं अब रोडवेज का चक्का जाम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। दरअसल हरियाणा रोडवेज यूनियन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण अहलावत का कहना है कि उनकी मंशा किसी भी यात्री को परेशान करने की नहीं है, वह तो केवल अपने मृतक साथी कर्मचारी के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में थम गया चुनाव प्रचार, अब सिर्फ घर घर जनसंपर्क, 17 को है मतदान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर शाम को 6 बजे थम गया। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। अब प्रत्याशी सिर्फ घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश के नक्सल प्रभावित 3 जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी की 6 सीटों पर प्रचार दोपहर 3 बजे थम गया। इन सीटों पर मतदान सुबह के 7 बजे से दोपहर के 3 बजे होगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के 5.6 करोड़ मतदाता 2534 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, लेकिन कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ निर्दलीय भी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का बनाया हुआ खेल बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से पीसीसी प्रमुख कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है। पार्टी के जीतने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अभी साफ नहीं किया गया है। भागलपुर के कारोबार पर छठी मैया मेहरबान, अमेरिका समेत कई राज्यों से मिला ऑर्डर। लोक आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ होने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसको लेकर व्रती तैयारी में लग गई हैं। आपको बता दें कि इसमें व्रती नई साड़ी का प्रयोग करती है, जिसको लेकर भागलपुर के साड़ी का कारोबार इस बार लगभग 10 करोड़ होने वाला है। बुनकर हेमंत कुमार ने बताया कि छठ में बिहार के कई जिलों से साड़ियों का ऑर्डर मिला है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से भी अब छठ की परंपरा शुरू हो गई है और अमेरिका से 1 करोड़ रुपए की साड़ी का ऑर्डर मिला है। अब गाड़ी की फिटनेस के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे विभाग के चक्कर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से मिलेगी इसकी सहूलियत। अभी वाहनों के फिटनेस करने के लिए हमें कई दिन का इंतजार करना पड़ता है और मैनुअल गाड़ियों के फिटनेस में काफी समय की बर्बादी हो जाती है, लेकिन अब कानपुर महानगर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए काफी सुविधा दी गई है। ऑटोमेटिक तरीके से लोगों को अब समय भी कम बर्बाद हो रहा है और लाइसेंस समय से बन रहा है। इस तरीके से गाड़ियों की फिटनेस के लिए भी लोगों की लंबी लंबी लाइनें नहीं लगनी पड़ रही हैं और न ही मैनुअल फिटनेस करने के लिए उन्हें बार बार परिवहन विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे, बल्कि ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए वाहनों का फिटनेस आसानी से हो सकेगा। दरअसल अभी कमर्शियल वाहन को फिटनेस करने के लिए मैनुअल रूप से आवेदन करना पड़ता है, इसके बाद मैनुअल गाड़ी का चेकअप होता है, लेकिन अब ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर बनाने की तैयारी है, जिसके बाद चाहे वह हल्का या फिर भारी कमर्शियल वाहन हो या फिर वहां पर कोई भी हो, उसकी फिटनेस ऑटोमेटिक मशीन जांच लेगी। गाड़ी ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, गाड़ी में क्या कमी है, इन सारी चीजों की जानकारी मशीन बता देगी। यूपी रोडवेज में यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, एक कार्ड से 14 शहरों में करें सफर। अब इलेक्ट्रिक बसों पर लोग कैशलेस यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए 1 यूपी 1 कार्ड का शुभारंभ किया गया है। कानपुर के मंडल आयुक्त अमित गुप्ता ने इस कार्ड की सुविधा को शुरू किया है, जिसके तहत न सिर्फ कानपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में इस कार्ड की मदद से बिना कैश के इलेक्ट्रिक वाहनों में सफर कर सकेंगे और इसमें 10% छूट भी किराए में आपको मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में अब इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी संख्या में लोग वहां पर सफर कर रहे हैं और इसी क्रम में कानपुर महानगर में भी इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल रोजाना में बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। यह कार्ड उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में मान्य होगा। हर जगह आप अपने इस कार्ड की मदद से सफर कर सकेंगे और इस पर किराए में आपको 10% की छूट भी मिलेगी। उत्तराखंड उद्यान विभाग घोटाले की सीबीआई जांच होनी तय, सीएम पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा धन्यवाद। खबर है कि उत्तराखंड में उद्यान विभाग के अफसरों का प्लान तो था कि सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, लेकिन अब इस प्लान पर धामी ने पानी फेर दिया है।
एक तरफ शिकायत करने वाले बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल उद्यान विभाग के कारनामों पर हैरानी जता रहे हैं, तो खुद बता रहे हैं कि ये किसानों के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। दुर्गेश लाल के मुताबिक एक बार उन्होंने खुद इस हाल पर कोर्ट में जनहित याचिका लगाने के बारे में प्लान किया था, लेकिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से एक्शन और अब सीबीआई जांच से वो संतुष्ट हैं। यहाँ आपको बता दें कि सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद। करण बरारा के मुताबिक अब सरकार भी नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड विभाग सुप्रीम कोर्ट जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उद्यान विभाग के घोटाले का पर्दाफाश हो सके। बता दें कि उत्तराखंड विभाग के अफसरों का ये प्रयास रहा है कि उद्यान विभाग घोटाले की जांच सीबीआई से न हो, लेकिन विपक्ष का दावा है कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं शिकायत करने वाले विधायक ने भी सीबीआई जांच ही करवाने की बात कही है। पीएम मोदी ने डोडा हादसे में 36 लोगों की मौत पर जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान जाने पर दुख और शोक जताया है और प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है, जम्मू और कश्मीर के डोडा में हुई दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से पीड़ा हुई है। मेरी संवेदनाएं अपने प्रियजनों को खोने वाले परिजनों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पीएमओ ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी तथा घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में 50वां शतक जड़ा और इसी के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले कोहली ने 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 49वां शतक लगाया था। कोहली ने कहा कि तेंदुलकर से आगे निकलना उनके लिए सपने सच होने जैसा है। 40% लड़के हर साल अपना रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी, दर्द सहकर ठीक करा रहे हैं अपने नैन नक्श। बता दें कि इंस्टाग्राम की रील और बॉलीवुड के चमकते दमकते चेहरों को देखकर अब लखनऊ के लड़के भी प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। खास बात यह है कि नाक और होठ को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए दर्द सहने और हजारों रुपए खर्च करने से भी लखनऊ के लड़के अब पीछे नहीं हट रहे हैं और यही वजह है कि लगभग 40% लड़के हर साल अपनी नाक और होठ की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। एक साल में लखनऊ से 48 युवा अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा किया है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर विजय कुमार ने। उन्होंने बताया कि हर साल 48 युवक और युवती उनके पास नाक और होठ की सर्जरी कराने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी कि हर दिन 4 युवा युवती अपनी सर्जरी करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया को ही देखकर लोगों पर ज्यादातर अपने चेहरे को खूबसूरत लुक देने का खुमार चढ़ा हुआ है। प्रोफेसर ने बताया कि आज से तकरीबन 5 साल पहले तक सिर्फ लड़कियां ही प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए ज्यादातर आई थी, लड़के 1 या 2 ही होते थे, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो 40 और 60 का पहुंच गया है, यानी कि इसमें 60 लड़कियां हैं जबकि 40% लड़के हैं। लड़के भी अपने होठ और नाक को खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि जब बाहर से इम्प्लांट मंगाए जाते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी महंगी हो जाती है, लगभग 30 से 50,000 रुपए तक इसकी सर्जरी की कीमत चली जाती है। लेकिन जब प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले के शरीर के ही दूसरे अंगों से निकालकर सर्जरी की जाती है तो यह सिर्फ 10,000 रुपए में हो जाती है और बाहर के इम्प्लांट की सर्जरी में रिजेक्शन और रिएक्शन दोनों की ही उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, जबकि शरीर से लिए गए अंगों से ही की गई प्लास्टिक सर्जरी में रिएक्शन और रिजेक्शन की उम्मीद नहीं होती है। अब डॉक्टर ने कुछ हिदायत भी दी है और कहा है कि आप बहुत सोच समझकर सर्जरी कराएं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए लोग उल्टी सीधी सर्जरी कर रहे हैं, जिससे आपका चेहरा खराब हो सकता है। मूर्खों के सरदार कंस मामा, धृतराष्ट्र, पांडव और कौरव, चलो चलो मेरा क्या कसूर, एमपी चुनाव अभियान में कसे गए कई तंज।
भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ और प्रियंका गांधी तक दोनों ही खेमों के शीर्ष नेताओं के पास मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहने के लिए बहुत कुछ था और उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कईयों ने तो मूर्खों के सरदार कह दिया, तो वहीं कंस मामा, धृतराष्ट्र, पांडव और कौरव, चलो चलो मेरा क्या कसूर, इस तरह की बयानबाजी आपको देखने को मिली। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।